अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद, वेलकम मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग वीज़ा से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि पहले वर्क वीज़ा के लिए और फिर स्टडी वीज़ा के लिए। अब आने वाले लोगों की डिमांड है कि हम विजिट वीज़ा के बारे में भी इंफॉर्मेशन अपने YouTube चैनल पे दें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप वो भी देखेंगे। इससे पहले हमने स्वीडन के स्टडी वीज़ा के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। आप जिन्होंने नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फिनलैंड की स्टडी के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सल्जूक जुबैर, जो कि स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके और अब हमारे साथ यहाँ पे हमारे ऑफिस दुबई में मौजूद हैं, जो कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए। आइए इनसे पूछते हैं, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है वो अच्छा नॉलेज है और ये उस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सल्जूक जुबैर साहब, ये वीडियो हम चूंकि ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ जो लोगों की डिमांड है। ये बेसिक सवाल होते हैं जो लोगों के हैं। हम फिनलैंड को ही क्यों चूज करें? वाई चूज फिनलैंड स्टडी के लिए? सबसे पहले तो नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। और फिनलैंड को चूज करने का मकसद ये है कि सबसे पहला तो आपको गेटवे ओपन हो रहा है 29 शेंगन कंट्रीज का। ओके। आप एक कंट्री में स्टडीज के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, हाई वीजा रेशियो है। ओके, सबसे पहला पॉइंट ही ये है मेरा फिनलैंड के लिए। फिनलैंड के लिए हाई वीजा रेशियो है। ठीक है। आपके अगर स्पाउस हैं साथ, अगर आपके फैमिलीज हैं साथ, आप मेन एप्लीकेंट के साथ वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हस्बैंड वाइफ को लेके जा सकते हैं जी, और वाइफ हस्बैंड को, इवन के किड्स भी जा सकते हैं जी। और ठीक है। ऐसा नहीं, कुछ ममालिक में ऐसा है कि आपको कुछ वक्त वहां गुजारना ठीक पड़ता है। है। फिनलैंड एक वो कंट्री है स्वीडन के साथ एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम आप ये बहुत अच्छी बात है। आप एडमिशन लेते हैं। एडमिशन के बाद जब आप वीजा फाइल करते हैं तो आप अपने मेन एप्लीकेंट के साथ स्पाउस का वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीजा कर सकते हैं। आपको पार्ट टाइम जॉब करने की इजाजत है। ओके। आप वीकली 20 to 30 आवर्स आप जॉब कर सकते हैं। आप पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। ओके। और जो सबसे बेहतरीन चीज है जो पढ़ने के हवाले से, जो ये खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, ये आपको फिनलैंड प्रोवाइड ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। ओके, अभी थोड़ा से बताइएगा कि इनटेक्स कब होती हैं, एडमिशंस कब कब होते हैं इन यूनिवर्सिटीज में? मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में दो इनटेक्स होती हैं। ओके। ऑटम इनटेक और स्प्रिंग इनटेक। ओके। आपको जनवरी में क्लासेस मिलती हैं और आपको सितंबर में क्लासेस मिलती हैं। जो आपको सितंबर में इनटेक होती है उसके लिए आपको जनवरी में अप्लाई करना पड़ता है। ओके, लाइक अभी जनवरी 2025 जा रहा है जी। अभी अगर अप्लाई करेंगे जी तो ये सितंबर में एग्जैक्टली आपकी जनवरी की 15 जनवरी 2025 एप्लीकेशन डेडलाइन है। ओके। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। आपको यूनिवर्सिटीज और विजिट इमिग्रेशन गारंटीड एडमिशन देता है अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटीज में। ओके। और आपका उसके बाद जब एडमिशन हो जाता है आप वीजा फाइल करते हैं। ओके। और वीजा फाइल करने के बाद आप फ्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं जी। ओके, तो दूसरा कब बताया था आपने? जनवरी इनटेक, जनवरी और सितंबर सितंबर जी। ठीक है, ये दो होगी जी। अच्छा, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स बता दीजिएगा, कौन कहाँ से अप्लाई कर सकता है और इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं? आपकी अगर एजुकेशन इंटरमीडिएट है ओके। आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। Okay. आप शॉर्ट कोर्सेज फाउंडेशन प्रोग्राम्स में अप्लाई Okay. करते हैं। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट संजूक भाई, ये बताइएगा, बहुत से लोग कहते हैं इसमें वीजा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपको गूगल बता रहा है। Okay. इंटरनेट पे ये सारे स्टैट्स मौजूद हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या श्रीलंका से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी वीजा रेशियो है 60 to 70%। ओके। यानी हर 6 से 7 स्टूडेंट्स का वीजा लग रहा है 10 में से। ओके। और अगर यही क्लाइंट यूएई से अप्लाई कर रहे हैं तो वीजा रेशियो है 99%। 99%। ओके। वो क्यों है, वो क्या है, इसकी डिटेल्स के लिए आप या तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं
या आप व्हाट्सएप पे आपसे ओके, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर डिग्री। जी। अगर आपने बैचलर्स किया, आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, ओके। आपका 4 इयर्स का बैचलर है, आप मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अगर आपकी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, आप बैचलर्स में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिनलैंड के लिए एक चीज मैं बताता चलूं, आपके लिए आइट्स और पीटीई टेस्ट कंपलसरी है। आइट्स में आपके 5.5 बैंड्स होने चाहिए ओके। और पीटीई आपका 55 स्कोर होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपके पास ये है, विजिट इमिग्रेशन आपको गारंटी दे रहा है एडमिशन की। ओके, इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो नेसेसरी है? ये मेन डॉक्यूमेंट्स ये हैं। अगर Okay. किसी स्टूडेंट ने इसके अलावा कोई डिप्लोमा किया है या उसने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, तो वो अपनी रिज्यूमे में अपडेट कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज बताना चलूं जो कि हमारे नाजरीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। एज गैप, अगर आपका स्टडी गैप है, ये सवाल मैं पूछना एज की कोई लिमिट नहीं है। ओके, अच्छा थोड़ा सा ये लोगों को बताइएगा, थोड़ा सा ये स्टडी गैप कह रहे हैं, आप कैसे इसको कवर करते हैं? देखिए, स्टडी गैप आपका कवर होता है आपकी रिज्यूमे से। ओके। आपने अगर स्टडीज 20, मिसाल के तौर पे आपकी एज है 22 और आपने बैचलर्स करने के बाद जॉब शुरू कर दी, 26 है। 26 जी। आपने 22 एज के बाद आपने जॉब Start शुरू कर दी। जी। 22 तक आपकी एजुकेशन है, जिसको हम आपकी सर्टिफिकेट से प्रोवाइड करते हैं कि Okay. आपने आपकी इस एज तक आपकी एजुकेशन ले रहे थे। ओके। उसके बाद आपकी रिज्यूमे में और कवर लेटर में हम मेंशन करते हैं कि 22 के बाद आपने शायद कोई डिप्लोमा किया है, Okay. वो हम डिप्लोमा आपकी फाइल के साथ अटैच करते हैं। या आपने कहीं पर जॉब की है, जी, जिसका हम जी। रिकमेंडेशन लेटर आपकी फाइल के साथ अटैच करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन छोटा सा और, जो हम जॉब मेंशन कर रहे हैं जी। वो आपकी स्टडी से रेलेवेंट होनी चाहिए, या कोई भी जॉब हो तो आपका किसी भी हम उसमें एडमिशन कर सकते हैं, किसी भी कोर्स में? अगर तो आपका एडमिशन आपकी रेलिवेंट फील्ड से आप चाह रहे हैं, जी। सबसे अच्छी चीज है। ओके। लेकिन अगर आप कुछ हटके पढ़ना चाह रहे हैं, जी, तो जी। यूरोप आपको अलाउ करता है। लाइक इट्स योर हॉबी। यानी इसको हम बोलते हैं इनोवेटिव स्टडीज। ओके ओके। कि मैंने मैथ और स्टैट्स में बैचलर्स किया, Okay. बट मैं कंप्यूटर्स की तालीम लेना चाहता हूँ। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि अगर फिनलैंड में मुझे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर्स में या आईटी में एडमिशन मिल सकता है, ओके। तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन शॉर्ट पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, अच्छा थोड़ा फीस के बारे में बता दीजिएगा, ट्यूशन फीस क्या? अगर आप बैचलर्स के लिए देख रहे हैं तो आपकी 10 से 12,000 यूरो सालाना फीस होती है। ओके। और अगर आप मास्टर्स के लिए देख रहे हैं तो आपकी 12 से 14,000 यूरो सालाना फीस होती है। ठीक है। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि अगर कोई फ्रेशर है, फ्रेशर यानी कि किसी ने अभी न्यूली ग्रेजुएटेड है जी जी। या किसी ने न्यूली पोस्ट ग्रेजुएट की है, ओके। तो विजिट इमिग्रेशन उसको 20 से 50% तक स्कॉलरशिप भी लेने की फिनलैंड कोशिश करता है फिनलैंड में। ओके। इसका मतलब है कि अगर आपकी 12,000 यूरो सालाना फीस है जी जी। और अगर आपको 20 से 50% डिस्काउंट मिल जाए, तो आपकी फीस 8,000 से लेके 6,000 यूरो तक हो जाती है। ओके, तो ये कितना बनेगा एक अप्रोक्सीमेटली, हम आप बता देंगे दिरहम के हिसाब से? 15 से 18,000 दिरहम 15 से 18,000 दिरहम है ईयरली। आप किसी भी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी हमारी पार्टनर्स कौन कौन सी हैं? क्या ये हम बता सकते हैं वीडियोस में यूनिवर्सिटी के नाम? जी बिल्कुल, हम बता सकते हैं। हमारी 7 यूनिवर्सिटीज हैं फिनलैंड में। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मैं बता दूं जो लोग अभी अभी वीडियो को ज्वाइन किया है जिन्होंने, मैं उनको बता दूं कि हम फिनलैंड के बारे में बात कर रहे हैं और ये फिनलैंड की यूनिवर्सिटी के बारे में बताने लगे हैं। जी, हमारी फिनलैंड में 5 to 7 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमारी पार्टनर हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा SCAMK यूनिवर्सिटी, टेम्पेरे यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, हेंकेन यूनिवर्सिटी, LUT यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो। ये हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज हैं और इसमें हमारे पास 120 बल्कि मोर देन 120 कोर्सेज अवेलेबल है। ओके ओके जी। तो लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसमें कोई अगर जा रहा है स्टडी के लिए फिनलैंड, तो फर्दर उसके लिए क्या बेनिफिट्स हैं उसके फ्यूचर में?
देखें, सबसे बड़ा बेनिफिट स्वीडन में स्टडीज का ये है, फिनलैंड, सॉरी फिनलैंड में जो सबसे बड़ा बेनिफिट स्टडीज का है वो ये है कि आपका स्टडी पीरियड आपकी परमानेंट रेजिडेंसी में काउंट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वहां पर 1 साल के लिए स्टडी वीजा पर हैं तो आपकी अगर रेजिडेंसी फिनलैंड में 3 से 4 साल की होगी तो आपका जो पहला साल स्टडी वीजे का था वो काउंट होगा। जब से वो गए हैं वहां, जब से वो फिनलैंड में लैंड किए जी, हैं आपका टाइम पीरियड वहां से काउंट होता है, और ये पूरे यूरोप में सिर्फ फिनलैंड में। ये बहुत अच्छी बात है, नोट कीजिएगा आप, ये बहुत बड़ा फायदा है कि वो टाइम आपका जो है वो काउंट हो रहा है जब से आप वहां पे लैंड किए हैं उसके बाद। और हम स्टडी वीजे को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्किंग वीजा में। बिल्कुल, आप पहले दिन से स्टडी वीजे को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीजा में। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपकी सैलरी 1300 यूरो से 1500 यूरो है, तो आपको वर्क वीजा मिल सकता है, और वर्क वीजा पे रहकर आपकी एजुकेशन फ्री है। ओके, आप अगर वर्क वीजा पे हैं जी, और आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप बगैर फीस पे किए आप पढ़ सकते हैं। ओके। इन शॉर्ट ये कि ये फायदा है इसमें। अगर देखें, हाँ, जैसे सबको पता है कि शेंजन का कोई भी विजिट वीजा अगर आप लेके जाते हैं तो आप उसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते, लेकिन स्टडी वीजे का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा के आप अपनी रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे PR भी अप्लाई कर सकते हैं, और पासपोर्ट भी ले सकते हैं। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो उन लोगों के लिए जो इस टाइम पाकिस्तान में है, इंडिया में है, या हमें वो किसी और UAE के बाहर से देख रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट स्टडी वीजा के लिए बहुत जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट क्यों जरूरी होती है कि आप स्टडी वीजा पर जा रहे हैं, आपका अगर 1 साल का वीजा है तो आपके पास वहां रहने के लिए सफिशिएंट फंड्स मौजूद होने चाहिए, और ये कोई मनी ट्रेल की सूरत में आपको शो नहीं करने, ये कोई सैलरी स्लिप्स की सूरत में आपको शो नहीं करने, ये आपको कुछ अरसा के लिए अपने अकाउंट में एक महफूज रकम शो करनी होती है, जिसको फिनलैंड ने 800 यूरो पर मंथ के हिसाब से, सॉरी 8000 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको दिखाना पड़ता है। तकरीबन ये 9000 से 12000 यूरो की आपको 1 साल की स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ती है अगर आप 1 साल के वीजे पर जा रहे हैं। अगर आपका स्टडी पीरियड कम है तो आपको 800 यूरो पर मंथ के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट शो करवानी जी। क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस। कम से कम कितने दिन की मैच्योर हो जाती है? 28 दिन की स्टेटमेंट मैच्योर कंसीडर की जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एम्बेसी की अपॉइंटमेंट 15 जून को है तो आपने उससे पहले एटलीस्ट 28 दिन पहले अपने बैंक में पैसे जमा करवा दिए जी। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी। आपका कोई चाहने वाला है, कोई जाना चाहता है स्टडी वीजा पे यूरोप के कंट्री, आप उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे पहले स्वीडन की वीडियो हमने बनाई थी स्वीडन स्टडी के हवाले से, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और वर्किंग वीजा के हवाले से काफी इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारे चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जो जाना चाहते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।